चलिए अब सब बच्चे चुप हो जाइए और इधर की तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग। सुनो, आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। देखिए, अब आज की क्लास में ना हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपका चैप्टर नंबर 10, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्लीज़ सब लोग बिल्कुल शांति से और ध्यान से सुनिए। आज की क्लास में ना हम थियोरेटिकल चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पहली बार पता चलेंगी। हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको लगता होगा कि मुझे पता है और जब मैं पूछूंगा तो बोलोगे हैं मेरे को नहीं पता ये सब। इसलिए ध्यान से और गौर से सुनना। सबसे पहले आप चैप्टर लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 10, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और कोई भी बच्चा बातचीत नहीं करेगा, ठीक है? और किसी को बात करनी है तो मेरे साथ बात करना फिर, ठीक है? अगल बगल वाले के साथ नहीं करनी बात। और अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, पहले मैं बात करूंगा, ठीक है? उसके बाद तुम कर लेना बात। अच्छा, आप सुनिए ध्यान से। चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, बस अब सुनो। देखो यार, एक बात समझना, आप लोग इस किताब में सबसे पहले क्या पढ़ा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फिर पढ़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स में तो लिक्विड और गैस दोनों आ जाते हैं। तो एक तरह से आप लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, लिक्विड की भी, गैसेस की भी और सॉलिड्स की भी। यही तो था एक तरह से। अब आप पढ़ रहे थर्मल प्रॉपर्टीज। तो सवाल ये आता है, आखिर ये थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका क्या मीनिंग होता है? और वो भी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? मैटर की। और मैटर मतलब आप इसी में सॉलिड भी पढ़ोगे, लिक्विड भी पढ़ोगे और गैसेस को भी पढ़ोगे। तो थर्मल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है? थर्मल का मतलब एक तरह से हो गया हीट करना, गर्म, हीट टेम्परेचर से रिलेटेड। आप किसी भी बॉडी को या किसी भी सॉलिड को या किसी भी मैटर को जब गर्म करते हो तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें नजर आती हैं, इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसी को कहा जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए अगर मैं आइस क्यूब लूं और उस आइस को देखूं और बोलूं इसकी स्टेट क्या है, तो आप सब बोलोगे सर ये तो सॉलिड है। आप अगर उसे गर्म करते हो तो वो पिघल के क्या बन जाएगा? लिक्विड। उससे और गर्म कीजिए, लिक्विड किस में बन जाएगा? वेपर, यानी कि भाप। तो आपने क्या प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की कि आप सॉलिड को जब गर्म करते हैं तो वो पिघल के लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, मतलब इसकी स्टेट क्या हो रही है? चेंज। यहां पर आप लोग इन चीजों को पढ़ना है कि इस चीज को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही क्या होगी? एक तरह की थर्मल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा आप और देखेंगे, मान लीजिए आपके पास मेटल का कोई एक टुकड़ा है, आप उसे हीट करना शुरू कीजिए और आपको यह पता होगा कि जब हम मेटल को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है? एक्सपैंड होता है। तो ये भी तो एक प्रॉपर्टी है कि भैया मेटल को गर्म करते हैं तो वो चीज क्या होती है? एक्सपैंड। तो ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मैंने ये बस इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए कि चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। अब तरीका तो ये आता है कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं कि देखो थर्मल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो बेसिक चीज़ें ही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज एज सच कोई नया चैप्टर, कोई नया टॉपिक नहीं आएगा। आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। इनमें से कुछ थोड़ी बहुत बातें आपको पहले से पता होंगी, कुछ चीज़ें आपने केमिस्ट्री में भी सुनोगी। एक तरह से यूँ समझ लीजिए आज आपका ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जब आप थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो आपको यही बताऊंगा ना कि मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, मैं उसे गर्म कर रहा हूं, उसका टेम्परेचर इतना है, मैंने उसको इतनी हीट दी। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए दैट इज हीट। उसके बाद जानकारी किसकी होनी चाहिए? टेम्परेचर। तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज हीट? नहीं पता? क्या क्या? हाँ, ये ठीक बोला इन्होंने। अब मेरी बात सुनना, हीट किसे कहा जाता है? आवाज़ नहीं, और बिल्कुल गौर से सुनना। पता है एक बात, रियलिटी में यहाँ बैठे हो तो मैं ऑब्वियसली बात है आपको सिखाने के लिए खड़ा हूँ। आप लोग भी ढंग से सीख लो, समझ लो, क्योंकि जिस दिन कभी वाइवा में टीचर ने बिठा के पूछ लिया ना तो आपको खुद को बड़ा गंदा फील हो गया, यार मैं तो हीट हमेशा पढ़ता रहता था, मेरे को खुद को नहीं पता, मैं क्या बताऊँ इसको हीट किसे कहते हैं। इसलिए आपको ये ढंग से जानना होगा और ढंग से समझना पड़ेगा। आप सुनिए ध्यान से, व्हाट इज हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्म है जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करता है? फ्लो करता है। बस इसी को हीट बोलते हैं। इसका एग्जांपल एक छोटा सा समझाता हूं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा सिंपल से। सुनिए, कहते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पास एक कप चाय है और वो बिल्कुल गर्म है, आप उस गर्म चाय को टेबल पर रखकर छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद वो चाय ठंडी हो जाती।
लेकिन अगर मैं बिल्कुल ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लाऊं, जैसे कि पेप्सी, कोक, बिल्कुल चिल्ड, और उसे आप टेबल पर रख दीजिए तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाती है, गर्म। मतलब कोई गर्म चीज अपने आप ठंडी हो जाती है और ठंडी चीज अपने आप गर्म हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आप ये कहोगे सर चाय गर्म इसलिए क्योंकि उसके अंदर ना हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी यानी कि चाय का टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है, कम। एक बात हमेशा याद रखना, ये एक फिजिक्स का बड़ा ही बेसिक सा लॉ है, और वो ये है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब जब चाय का कप आपने रखा था उसका टेम्परेचर ज्यादा था, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम था, हीट अपने आप हायर टेम्परेचर से निकल के लोअर टेम्परेचर तक गई, एनवायरनमेंट तक, और तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहा जब तक चाय का टेम्परेचर कितना नहीं होगा जितना टेम्परेचर किसका है, एनवायरनमेंट का। इसलिए गर्म चाय क्या हो गई, ठंडी। लेकिन जब आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक रखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर क्या है, कम, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। इसलिए इस बार जो हीट थी वो एनवायरनमेंट से निकल करके किस में चली गई, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बढ़ गया। तो आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब आप दो चीजों को एक साथ कांटेक्ट में रख दीजिए, एक का टेम्परेचर ज्यादा, एक का टेम्परेचर कम, और मैं आपसे पूछूं बताना जरा कि हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो आप बोलोगे हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से कहां की तरफ, लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ। बात समझ गए सब लोग? और ना हीट ना एक एनर्जी है, इसलिए एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। ऑब्वियस सी बात है। इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है, दैट इज कॉल्ड कैलोरी, और आई थिंक सब लोगों ने कैलोरी का नाम सुना ही होगा। आप सबसे पहले अब इसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए हीट। अब लिखिए हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, heat is a form of energy that flows between a body and its surroundings, a body and its surrounding medium by virtue of temperature difference, between them, full stop। अब देखिए हीट की जो एसआई यूनिट है वो जूल होती है भाई, और हीट की एक और यूनिट होती है दैट इज सीजीएस यूनिट, वो होती है कैलोरी। इसी को प्रैक्टिकल यूनिट भी कहा जाता है, और इनके बीच में ना एक रिलेशन भी होता है, और कहते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। यानी कि सवाल करते वक्त आपको अगर जरूरत पड़ी तो आप कैलोरी से जूल में कन्वर्जन कर सकते हैं या फिर जूल से कैलोरीज में। नीचे लिखिए इट्स एसआई यूनिट इज जूल, its SI unit is joule and CGS or practical unit is calorie, CALORIE। और अब आप लिख लीजिए जो बोर्ड पर मैंने लिखा है। लिख लिया भाई सभी ने इसको? चलिए अब हमें पता लग गया हीट के बारे में कि हीट है क्या। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज टेम्परेचर? हाँ बोलिए। हाँ, कोई भी बॉडी किस हद तक गर्म है या किस हद तक ठंडी है, इसको नापने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। एक्चुअल में टेम्परेचर की सही डेफिनेशन आपको अगले चैप्टर में मिलेगी जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। उसके अंदर सिखाया ही जाएगा कि हीट को कैसे नापा गया, टेम्परेचर को कैसे नापा गया, कई सारे लॉज बनाए गए, और वो चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा लेकिन लगभग काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी सी। अब पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टेम्परेचर।
भाई आपने किसी चीज को छुआ और वो आपको बहुत ज्यादा गर्म लगी, तो आप ये कहते हो सर इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। आप किसी चीज को छूते हो वो आपको कम गर्म लगती है तो टेम्परेचर लगता है कम, और कोई चीज आपको ठंडी लगी तो आप बोलोगे टेम्परेचर बहुत ही कम। तो एक तरह से टेम्परेचर आपको ये बताता है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा गर्म है या फिर कितनी ज्यादा ठंडी है। इसीलिए लोग कहते हैं टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी किस हद तक गर्म है या किस हद तक ठंडी है, ये चीज हमें जो क्वांटिटी बताती है हम उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। और वैसे आप सबको पता है कि टेम्परेचर को नापने की कई सारी यूनिट है। एक सेल्सियस है, सुना है सभी ने ना, सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन, ठीक है ना। लिखिए जरा, हेडिंग डालिए टेम्परेचर। अब लिखिए टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ध्यान देना भाई सब लोग। टेम्परेचर को एक अलग तरह से भी डिफाइन किया जाता है। ये तो थी देसी डेफिनेशन जो तुम किसी के भी मुंह पे बोल सकते हो, अरे कितना गर्म है कितना ठंडा है, कौन बताता है, टेम्परेचर। आप इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से फिजिक्स के शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे, मेरी बात को सुनना ध्यान से। देखिए, मान लीजिए आपके पास इस तरह की कोई भी एक बॉडी है और मैंने इस बॉडी का नाम रख दिया ए, और ये रही एक दूसरी बॉडी और ये वाली बॉडी का नाम क्या रख दिया बी। ये दोनों एक दूसरे के पास में है, साथ में है, मान लीजिए एक दूसरे के कांटेक्ट में है। और एक का टेम्परेचर सपोज कर लीजिए कैसा है, ज़्यादा, और एक का टेम्परेचर मान लेते हैं कैसा है, कम है। तो आपको पता है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और यही आपकी क्या है, हीट। और ये हीट तब तक फ्लो करती रहती है, तब तक करती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, हीट का फ्लो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाएगी। कई लोग ये कहते हैं कि टेम्परेचर इज अ थर्मल कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर क्या है, एक थर्मल कंडीशन है जो ये हमें बताती है कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होने वाला है। इसका मतलब दो बॉडीज अगर रखी हैं और इसमें से हीट निकल के इधर जा रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कैसा है, कम। मतलब टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करेगी कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट इसमें से निकल के उधर जाएगी, और अगर मान लो इसका टेम्परेचर कम है तो हीट इसमें से निकल करके इधर आएगी। इसका मतलब टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मीनिंग समझ रहे सब लोग ने। अब आप अगली लाइन में लिखिए इस बात को, when two bodies at different temperatures are kept in contact with each other, are kept in contact with each other, comma, the heat flows from a body at higher temperature, heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature, to a body at lower temperature, to a body at lower temperature, comma, till their temperatures become equal, till their temperature becomes equal, till their temperatures become equal, full stop. We may define temperature, फुल स्टॉप डाल के लिखिए, वी मे डिफाइन टेम्परेचर, वी मे डिफाइन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी as the thermal state or condition, as the thermal state or condition, thermal state or condition of the body
of the body which would determine the direction of flow of heat. The direction of flow of heat. The direction of flow of heat. When this body is placed in contact with another body. In contact with another body. In contact with another body. Full stop. अब सुनिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं थर्मोमेट्री की। ध्यान से सुनना, व्हाट इज थर्मोमेट्री। पता है आप लोग फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स में आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। आपने मोशन के बारे में पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा, न्यूटन के लॉस को पढ़े, अभी अभी आप लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स को पढ़ा। तो फिजिक्स में अलग अलग चीज़ों को पढ़ने की अलग अलग ब्रांचेस हैं। ऐसे ही साइंटिस्टों ने फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच बना दी जिसके अंदर हम सिर्फ टेम्परेचर का मेजरमेंट सीखेंगे, और इस ब्रांच का एक नाम रख दिया गया, इसे बोला गया थर्मोमेट्री। तो आप कह सकते हैं फिजिक्स की एक ब्रांच जिसके अंदर हम टेम्परेचर का मेजरमेंट सीखते हैं या टेम्परेचर के मेजरमेंट को पढ़ते हैं, इसी को थर्मोमेट्री कहा जाता है। आप पहले हेडिंग लिखिए, थर्मोमेट्री, THER MOMETRY, THERMOMETRY, थर्मोमेट्री। अब लिखिए जरा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics that deals with the measurement of temperature, is called thermometry, फुल स्टॉप। अच्छा, कोई जानता है व्हाट इज थर्मामीटर? हाँ बताइए, क्या चीज़? हाँ, वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमारे मुंह में घुसड़ देता है टेम्परेचर नापने के लिए, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। एक्चुअल में ना थर्मामीटर ना दो शब्दों से बना है, थर्मा और मीटर। थर्मा ना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट, तो उसी के लिए थर्मो यूज करते हैं, और दूसरा मीटर मतलब हो गया मेजरिंग डिवाइस या मेजर करना या नापना। तो जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को नाप सके ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए फटाफट, थर्मामीटर लिखिए। एनी डिवाइस used to measure the temperature of a body is called thermometer. The temperature of a body is called thermometer. बोले सर ये तो बड़ी बच्चों वाली बातें लिखवा रहे हैं। भाई थर्मामीटर, जब मैं 12th क्लास में था ना, तो हमारा प्रैक्टिकल होने वाला था स्कूल में। तो प्रैक्टिकल से पहले ना टीचर ने सारे बच्चों को बुला करके उनसे बातचीत कर रहा था, फाइल कितनी कंप्लीट कर ली, कितने प्रैक्टिकल्स लिख लिए, ये वो सारा कुछ। और ना एक ना वैसे ही डेमो वाइवा लेयर था पहले, प्रैक्टिकल से होने से पहले। तो वाइवा लेयर था, तो वाइवा में ना वो ये चेक कर रहा था बच्चों को, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको थर्मामीटर की रीडिंग नहीं पढ़ने आती। तो भाई मैं गया तो मेरे से भी फाइल रखवा दी, फाइल वाइल चेक करी, देखी वेगी सारा कुछ। कह रहा अंदर जा, उसका एक रूम था, तो अंदर जा करके कह रहा देख क्या टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो मैं गया, मैं देख के आया, गर्मी का टाइम था उस वक्त पे, और फिर मैंने आकर के बता दिया सर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा ठीक है, फिर साइन कर दे फाइल पे, और फिर भेज दिया मेरे को। फिर मेरा एक दोस्त था, कह रहा भाई क्या कर रहा है ये, अंदर क्यों भेज रहा है अंदर? कह रहा भाई अंदर जाके थर्मामीटर से टेम्परेचर देखना है। कह रहा थर्मामीटर वो कहाँ पे लगा हुआ है? मैंने कहा भाई दीवार पे देखिए वो लगा होगा वहाँ पे। कह रहा कहाँ पे? वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें लग रखी है, लैब में लगाते हैं ना। कौन सा है? मैंने कहा भाई जिसमें चमकीला चमकीला दिख रहा होगा वही होगा। कह रहा वो चमकीला क्या? तो मैंने बताया लेड है वो। तो फिर उसके बाद बोल रहा ठीक है तो करना क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं करना, जहाँ पे वो आ रहा होगा वहाँ का नंबर आके देख के बता दिए बस इसको। कह रहा बस इतने के लिए भेज रहा है? मैंने कहा हाँ भाई।
वो गया, टीचर ने फाइल ली, फाइल लेने के बाद कह रहा जा अंदर से टेम्परेचर देख क्या। अब वो अंदर गया, वो चमकीला चमकीला देखा, देखने के बाद बगल में 32 लिखा था। अंदर से आया, आके टीचर को बोल रहे हैं सर जी 32। कह रहा 32 क्या? कह रहा सर जी क्या मतलब, क्या 32 मतलब 32? वो कह रहा बेटे 32 क्या, रुपए या पैसे? उसका मतलब था कि यूनिट भी बताओ साथ में। कह रहा रुको सर जी देख के आता हूँ। बाहर जाए, अंदर गया, देख के आया, कह रहा सर जी पैसे। भाई टीचर ने उसको 2-3 थप्पड़ जड़ के दे दिए। कह रहा पैसे, ढंग से देख क्या रिडिंग लिखी हुई है। अंदर गया, 2 मिनट रुका, सोचा, मेरी तरफ इशारा भी करा, अब मैं क्या बोलता दूर से उसको। तो आके कह रहा सर जी सॉरी वो रुपए लिखा था, मैंने गलती से पैसे बोल दिया। टीचर ने भाई बोला तुम यार कहाँ से पढ़ने आ जाते हो, तुम 11th-12th क्लास में आ गए, साइंस ले रखी है, तुम्हें टेम्परेचर की रीडिंग्स भी नहीं पता कि थर्मामीटर में जो टेम्परेचर लिखा है कितनी है वो रीडिंग। चलो कोई नहीं, बाकी बातें बाद में बताऊंगा टेम्परेचर से रिलेटेड। अच्छा आप सुनिए ध्यान से, ठीक है, हमें पता लग गया थर्मामीटर क्या है कैसे। अब हम ना ज़रा सीखते हैं कि आखिर इसका मेज़रमेंट कैसे किया गया। तो आप हेडिंग लिखिए मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। चलो भाई अब ज़रा ध्यान से देखना, हम ना टेम्परेचर के मेज़रमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो अलग अलग साइंटिस्टों ने टेम्परेचर को नापने की अलग अलग यूनिट्स बनाई, उनमें से हमें जो ठीक लगी, सूटेबल लगी, सही लगी, हमने उन्हें इस्तेमाल कर लिया। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूनिट जिसको लोग जानते हैं वो कौन सा है, दैट इज़ सेल्सियस। ये ना प्रैक्टिकल यूनिट है, हमारे लिए बड़ा आसान है इसको पढ़ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ़ बन जाता है, 100 डिग्री पर वो बॉयल हो जाता है। लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो सेंटीग्रेड नहीं है, दैट इज़ केल्विन। अब केल्विन क्यों है हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, और आज ही बात करेंगे, और मैं बताऊंगा अभी कि केल्विन को क्यों हम यूज़ करते हैं, जबकि केल्विन से ज़्यादा इजी हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। जब ना साइंटिस्ट इसका स्केल बना रहे थे कि भैया कैसे नापे, कितने को बोले 1 डिग्री टेम्परेचर कैसे डिफाइन करें, तब उनके सामने एक प्रॉब्लम आई कि हमें ना कुछ ऐसे 2 पॉइंट चाहिए जिनको हम रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करें। इसका क्या मतलब है सुनना, जैसे आज के टाइम पे आप किसी दीवार को या किसी चीज़ की हाइट को या किसी इंसान की हाइट को नाप के बोलते हो ना सर ये तो 6 फुट का है, तो किसी ना किसी ने तो डिफाइन किया होगा ना कि भाई इतनी लंबाई को हम 1 फुट बोलेंगे, और उसी के कंपैरिजन में आप देख रहे हो जब भाई इतना लंबा 1 फुट है तो इससे 6 गुना बड़ी चीज़ को आप क्या बोलोगे, 6 फुट। ऐसे उन्हें भी कोई रेफरेंस लेना था कि मैं किसको बोलूँ, कहाँ से बोलूँ कि ये 0 है, फिर उसके बाद नापना शुरू करेंगे। तो उन्होंने देखा हमारे आसपास में सबसे इजीली ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या है, जिसको देख के कोई भी आसानी से जानता है कि ये चीज़ क्या है। सब लोग जानते थे दैट इज़ वाटर। और वाटर के 2 बेसिक फिनोमेना सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर वो बर्फ़ बन जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म करने पर वो भाप बन जाती है। और जिन साइंटिस्टों ने इसको बनाया, इस सेल्सियस स्केल को, उन्होंने बर्फ़ के जमने को 0 डिग्री नाम दे दिया और पानी के उबलने को क्या बोल दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि पानी के 2 पॉइंट्स लिए, एक लिया गया जहां पे बर्फ जमती है फ्रीजिंग पॉइंट, उसे बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा वाला जहां पर पानी बॉयल होता है उसे हमने बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। एक और स्केल था दैट इज फ़ारेनहाइट, उसके बारे में बात करते हैं। फ़ारेनहाइट में जिस चीज के ऊपर जिस टेम्परेचर पर बर्फ जमती थी, फ़ारेनहाइट में वही वाला टेम्परेचर पता है कितना था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका पानी उबलता था 100 डिग्री, उसी को फ़ारेनहाइट में नापा गया तो वो कितना था, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ना मुझे इन दोनों के बीच में ना एक रिलेशन निकालना है, ताकि अगर कोई सवाल मुझे सेल्सियस में देकर के बोले फ़ारेनहाइट निकालो तो मैं फ़ारेनहाइट निकाल पाऊँ, और फ़ारेनहाइट से पूछा जाए सेल्सियस तो आप वो भी निकाल पाएँ। लेकिन उसके लिए हमने वाटर का ही इस्तेमाल किया और वाटर के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए, एक उसका फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा उसका बॉइलिंग पॉइंट। आप चाहे कोई भी यूनिट ले लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। आप किसी भी चीज़ की लंबाई को या तो बोल दो सर वो 1 मीटर है, या बोल दो सर वो 100 सेंटीमीटर है, बोथ आर द सेम थिंग। बात समझ रहे हैं सब लोग ने? तो इस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। अब मेरी बात को सुनना, हुआ क्या, इसके लिए ना हमने एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया। अब यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, बाकी ध्यान देना भाई सब लोग, मैं ट्राई करूँगा कि जिनके पास मैथ्स नहीं है वो भी अच्छे से चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। अब देखना ज़रा ध्यान से, हम लोगों ने ना 2 एक्सिस बना ली। एक एक्सिस पर हमने रख दिया टेम्परेचर सेल्सियस में, और एक एक्सिस पर टेम्परेचर रखेंगे किसमें, फ़ारेनहाइट में। मान लीजिए मैंने इस वाली एक्सिस पर टेम्परेचर को सेल्सियस में रखा और इसे लिख दिया TC, टेम्परेचर इन सेल्सियस, या सेंटीग्रेड बोल दीजिए, और यहाँ लिख देते हैं 0। और यहाँ पर हमने रख दिया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इसे मैंने क्या बोल दिया, दैट इज TF। जैसे एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस, ऐसे इसको ले लिया। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आए,
आपको दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए मैं यहां पर ना एक बॉक्स बना रहा हूं, और इस बॉक्स के अंदर ना हम यहां कुछ पार्टीशंस बना रहे हैं और उसके अंदर अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को लिखने वाले हैं। जैसे मैंने इस तरह से लिखा और यहां पर मैंने लिख दिया कि इसमें मैं टेम्परेचर लिखूंगा सेल्सियस में, इसमें लिख दूंगा फ़ारेनहाइट में। जिसको आप बोल रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, वही आपके लिए फ़ारेनहाइट में कितना था 32। जिससे आपने बोला 100, वही आपके लिए कितना था 212, ये था। मैंने ना देखा कि यार अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो बड़ा सिंपल है, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। जब आप देखोगे सर TC0 और TF 32, तो मुझे तो लगता है यहां पर कहीं पे होना चाहिए। आप बोलोगे सेल्सियस वाला टेम्परेचर 0 और फ़ारेनहाइट वाला कितना 32, मैंने इस पॉइंट का नाम ही क्या रख दिया A। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं TC 100, तो आप बोलोगे सर यहां पर कहीं 100 होगा, तो चलो मान लेते हैं इस जगह पर 100 है और यहां पर 212 इस जगह पर है, तो आप बोलोगे सेल्सियस वाला टेम्परेचर 100, इस तरह से लिख देते हैं यहां पर दिस इज सेल्सियस वाला टेम्परेचर हो गया 100 और यहां पर दूसरा वाला फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हो गया 212, इस तरह से। अब आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए एक काम करते हैं, यहां पर इसे ऐसे करके मिला देते हैं। इस तरह से मैंने इसको मिलाया और यहां नीचे लिख दिया दिस इज 100, और ऐसे ही इसे भी मिला दिया सीधा एकदम स्ट्रेट, और इसे मैंने लिख दिया यहां पर दिस इज 212 एज इट इज, इस तरीके से। और ये लिखने के बाद मैंने अपनी लाइन को मिला करके बना दिया, मतलब एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, और मैंने इन दोनों को मिला दिया और इस तरह से मेरे सामने क्या बन गया, एक ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक स्ट्रेट लाइन को यूं करके मिला दिया, और अगर मैं इसे यहां से यहां तक बनाऊं पूरी लाइन को इस तरह से, तो आप सीधा सीधा ये देख पाएंगे कि यहां पर ना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, यहां 0 यहां 100, मतलब यहां पर जो चेंज इन टेम्परेचर था सेल्सियस में दैट इज 100। पता है ना ये 0 100 तो कितना गैप आ गया 100 का। अच्छा अगर ये 212 है और ये 32 है, तो कोई बताएगा ये वाला गैप कितना आएगा, माइनस करके देखो। यस, डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 180। ये वाला डिफरेंस कितना आ गया 180, तो ये वाला डिफरेंस 100 था और ये वाला डिफरेंस कितना था 180। अब ना मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे ना रिलेशन चाहिए, थोड़ा ध्यान देना भाई सब लोगों को, किसके बीच में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। और ये रिलेशन अगर मुझे चाहिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, तो इसके लिए ना मुझे छोटी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो मैथमेटिक्स मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से ना यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ P, और मान लेते हैं उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका पॉइंट है TC, और ये वाला पॉइंट कौन सा है TF। मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए। ये पॉइंट A है, मैंने इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया B, और इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया P। अब देखो यार सुनना ध्यान से, जिन बच्चों के पास मैथ्स है उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में आपने लाइन की इक्वेशन बनाना सीखा होगा। जिन्होंने नहीं भी सीखा कोई बात नहीं, आप देखना मैं आपको सिखा रहा हूं। और किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका होता है, आपको उस लाइन की बस दो चीजें चाहिए, एक उसका पॉइंट और दूसरा उसकी स्लोप। बस स्लोप और पॉइंट मिल गया तो आप आराम से इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैंने इसकी इक्वेशन बनाना चाहता हूं। क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि उससे ना इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो इस लाइन की ना पहले स्लोप निकालते हैं, तो मैंने इस तरह से लिख दिया दिस इज स्लोप ऑफ लाइन AB। और अगर आप लोगों को याद हो तो स्लोप का ना एक फॉर्मूला होता है, हम उसको m से दिखाते हैं, और वो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप इसे मान लो x2 x1 y1, इसे मान लो x2 y2। तो y2 माइनस y1, वहां पर y2 आप देखोगे तो बोलोगे सर ये है 212 और y1 कितना है 32, और अपॉन में x2 माइनस x1 व्हाट इज 100, और माइनस में कितना हो गया 0। तो आप इसे लिख सकते हैं 180 अपॉन में 100। तो ये मेरे पास क्या आ गया स्लोप, और मैं इसे कट नहीं कर रहा, इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब आगे की बात सुनना, ये एक काम तो हमने कर लिया खत्म यहां पर। अब आते हैं इसके अगले वाले हिस्से पर, और इस चीज को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि यहां मेरे पास थोड़ी जगह हो जाए इस तरीके से। अब यहां के आगे वाली बात को गौर से सुनिएगा। अब हमने क्या किया, अब मुझे ना इसकी इक्वेशन बनानी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी वाली लाइन की इक्वेशन बनानी, कौन सी वाली लाइन, दैट इज AB। और ना लाइन की इक्वेशन भी इसी फॉर्मूले से बनाई जाती है। तो आप इसे चाहें तो आपको पता है m का फॉर्मूला क्या है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन में आप लिख दीजिए x2 माइनस x1। यहां स्लोप रखिए, स्लोप आपके पास ये रही, आप इसे लिखेंगे 180 अपॉन में कितना आ गया 100 इक्वल टू में। अब की बार आप इसे x1 y1 ले लो और इसे मान लो x2 और y2। तो आप यहां से लिखोगे y2 माइनस y1, तो y2 आपके पास कितना है TF, और y1 कितना है 32, x2 माइनस x1, x2 कितना है दैट इज TC माइनस 0।
अच्छा एक काम करते हैं, टी सी माइनस जीरो ऊपर ले आते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं टी सी माइनस जीरो, या जीरो हटाई दो, सीधा लिख दो टी सी अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा 100, और ये 180 नीचे आ जाएगा, तो इक्वल टू में आप इसे क्या लिख सकते हैं टी एफ माइनस 32, और अपॉन में यहां पर कितना आ जाएगा दैट इज 180, और इस तरीके से मुझे टी सी और टी एफ के बीच में रिलेशन मिल गया। आप लोगों को अगर सेल्सियस पता है तो आप सेल्सियस यहां रखो, सॉल्व करो, आपको क्या मिल जाएगा फ़ारेनहाइट, और अगर आपको फ़ारेनहाइट पता है तो आप उसे यहां रखो, आपको क्या मिल जाएगा सेल्सियस। तो जब आप इसे अपनी किताब में देखेंगे तो आप लोगों को यही वाला सेम ग्राफ ये दिखाई देगा, ये रहा, और इस जगह पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, यहां पर कौन सा है सेल्सियस में, और ये रहा वो रिजल्ट टी एफ माइनस 32 अपॉन 100, और ये रहा टी सी अपॉन में सॉरी 180, और ये रहा टी सी अपॉन 100, और यही रिलेशन मैंने आप लोगों के सामने डिराइव कर दिया। सबको क्लियर एकदम? अब जो बात मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। अच्छा जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया, जिनके पास मैथ्स नहीं है, तो या तो क्लास के बाद रुक करके पूछ लेना, या फिर डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रख लेना, या फिर बाद में बताऊंगा आप क्या कर सकते हो। ठीक है, लिखिए अब इसके बारे में। हेडिंग लिख ली सबने, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब लिखिए जरा इसके बारे में। इन ऑर्डर टू डिफाइन एनी स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल, in order to define any standard temperature scale for the measurement of temperature, comma, two fixed reference points are needed. Two fixed reference points are needed. Two fixed reference points are needed. For which the physical phenomena that always occur at the same temperature, full stop. The two convenient fixed reference points are the ice points and the steam point. Steam भाप of water at standard pressure. Full stop. अब आप ये लिख लो और ये चित्रकारी भी कर लो भाई। प्रेशर, टेम्परेचर तो हमें 100 ही रखना है ना, स्टैंडर्ड प्रेशर लिखना भाई। वो प्रेशर भी क्यों, आगे चल के पढ़ाऊंगा इसके बारे में। अरे नहीं भाई, ये ना अलग अलग पॉइंट्स बहुत सारे ले लेके सबको प्लॉट किया गया, फिर मिलाया तो ये स्ट्रेट लाइन बना। और ना दूसरी बात ये, आपने मैथ्स में भी ये पढ़ा होगा कि अगर वेरिएबल की पावर 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ, है ना, पावर 2 होती तो पैराबोला बनता।
हो गया भाई यहाँ तक सबको क्लियर? चलिए जी, अब आगे की बात करते हैं। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर, तो इस तरह से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, मैं ना आपको एक बात बता देता हूँ, वैसे आप ये घर पे वेरीफाई करके देख लेना। -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बिल्कुल बराबर होता है। मतलब आप अगर -40 डिग्री को यहाँ रखोगे और सोचोगे कि चलो -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो फ़ारेनहाइट में भी वो कितना आएगा? -40। तो ये सवाल कभी कभी एक नंबर का आ जाता है कि कौन से टेम्परेचर पर दोनों इक्वल होते हैं। अगर मान लो आपको बोले नहीं, टीचर कहे कि नहीं मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ, तो कौन से टेम्परेचर पर दोनों इक्वल होते हैं, तो आप इसे भी x रख दो और इसे भी क्या रख दो? x, और सॉल्व कर दो। जो भी x आएगा वो आपका रिजल्ट होगा, दैट इज -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बोथ आर इक्वल। क्लियर है? इसे लिखना नहीं है, ये बस मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कर लिया भाई सभी ने कंप्लीट? नेक्स्ट, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, और जरा ध्यान से देखना, हमने यहां तक की बात कर ली। अब आता है अगला टॉपिक, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप हेडिंग लिख लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज़, ज़रा अच्छे से समझना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मत सोचना कि इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आएगा वही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके आगे की बहुत सारी चीज़ों के लिए एक बेस का काम करेगा और आपको अच्छे से बात को समझना है। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाने के लिए मुझे ना आपको 2 लॉज पढ़ाने पड़ेंगे। एक लॉ ये रहा जिसका नाम क्या है? बॉयल्स लॉ, और एक और लॉ है वो ये रहा, दैट इज चार्ल्स लॉ। हम इन दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले ना ज़रा आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ एक वर्ड लिखा है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, इनमें यहाँ पर वर्ड लिखा है आइडियल गैस। भाई प्लीज़ आराम से बात को सुनना, हम थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ भी बढ़ेंगे भाई, ठीक है? अब ये उसमें ही तो पढ़ते हो केमिस्ट्री में। कोई बच्चा जानता है व्हाट इज आइडियल गैस? क्या चीज़? PV इज इक्वल टू, नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पूछना, व्हाट इज आइडियल गैस जो रिएक्ट ना करे। और कुछ कोई बताएगा? इनकम्प्रेसिबल, और कुछ? अच्छा चलो एक बात बताता हूँ, एक एक चीज़ पूछते हैं, आराम से सुनो। मुझे पता है मेरे पास आधा घंटा है, मैं आराम से चाहूँ तो फटाफट फटाफट करके निकल जाऊँ, बोले चलो हो गया होगा, निकलो निकलो घर जाओ, हो गया। बट वो बात नहीं है, आप इसको थोड़ा सा वक्त देके चीज़ों को क्लियर कर लो, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। 2 तरह की गैसेस होती हैं, एक होती है आइडियल गैस और एक रियल गैस। ऐसे तो पढ़ाते हैं, रियल गैस और आइडियल गैस बोलते हैं ना। अच्छा, ये क्या मतलब है? रियल गैस है, एक आइडियल गैस। चलो आइडियल नहीं पता, रियल ही बता दो। जो हमारे पेट में होती है रियल वाली गैस, हाँ वो रियल गैस होती है भाई, सच में होती है वो गैस, है वही तो गैस है। क्या चीज़? अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना, आवाज़ नहीं प्लीज़। आइडियल गैस जैसी कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? अब बात ये आती है जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इतना बड़ा बड़ा लिखा क्यों है और पढ़ा क्यों रहे हैं, ये सब क्या तामझाम है? आपको यही चीज़ें तो बतानी है, और ध्यान से सुनना, यही चीज़ें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। हालांकि मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री में पता होनी चाहिए थी, होंगी भी, क्या पता कोई बंदा बोल रहा है मैं नहीं बता रहा, जा क्या कर लेगा तू, तो ऐसी बात है तो फिर तो भाई मत बताओ, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आवाज़ नहीं प्लीज़। ये चीज़ें केमिस्ट्री की भी है, आप यहाँ पे वहाँ पे कहीं पे भी बता सकते हो, और किसी दिन वाइवा में टीचर ने पूछ लेना तो वो ये समझ जाएगा ये खाली याद करके आया बस, इसको नॉलेज नहीं है कुछ भी। अब गौर से सुनना, 2 तरह की गैसेज होती हैं, एक आइडियल गैस और एक होती है जिसे बोलते हैं रियल गैस। अब सवाल ये आता है व्हाट इज आइडियल गैस। मैं इसके बारे में और अच्छे से आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा जब टॉपिक आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो एक चैप्टर है उसके अंदर हम बात करेंगे।
बट कहते हैं आइडियल गैस उस गैस को कहा जाता है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिल्कुल ही नहीं होता। कितना होता है? जीरो। मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जरा सा भी फोर्स लगा के ना तो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना ही रिपेल करता है, इसी गैस को कहा जाता है आइडियल गैस। इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज इसी वजह से क्योंकि इसके पास ये ताकत है। एक ऐसी गैस जिसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन सब, वो कितना होता है? जीरो, उसे बोलते हैं आइडियल गैस। रियल गैसेस क्या होती हैं? वो नॉर्मल गैसेस जो आप अपनी रोजाना की जिंदगी में देखते हो या ऑब्जर्व करते हो। हाइड्रोजन गैस, जितनी भी गैसेस आपने अपनी कॉपी किताब में पढ़ी हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं? दीज आर द रियल गैसेस। वो वही गैसेस हैं जो सचमुच में होती हैं, इसीलिए उनका नाम ही क्या रखा गया है? रियल गैस। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, किसी में कम होता है और किसी में कैसा होता है? ज्यादा। वो रियल गैस होती। अब बात यह थी कि आपने कहा कि आइडियल जैसी कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर आप इसको क्यों पढ़ाते हो और क्यों बताते हो? मेरी बात ध्यान से सुनना। आप सब लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स में आप लोगों को एग्जाम देने हैं और आपका जो फाइनल एग्जाम होगा प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर। वो जो 100 नंबर है ना, वो आपका एक टारगेट है कि भैया ये 100 नंबर है। जो भी बच्चा एग्जाम में मेहनत करके 100 के जितना नजदीक जाएगा, हम बोलेंगे ये उतना ज्यादा अच्छा है पढ़ने में, और जो 100 से जितना ज्यादा दूर रहेगा, कम मार्क्स लाएगा, हम बोलेंगे उतना अच्छा नहीं है। यानी कि 100 नंबर ना एक फिक्स कर दिया है आप लोगों को नापने के लिए कि कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा जानता है, किसकी जानकारी अच्छी है, कौन एग्जाम में ज्यादा अच्छा करके आए। जिसके मार्क्स 100 के ज्यादा नजदीक होंगे वो ज्यादा बेटर होगा, और जिसके 100 से ज्यादा दूर होंगे वो उतना बेटर नहीं होगा। ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही आइडियल गैस बनाया गया। इसको हमने कॉपी पर बस लिखा है और बताया कि भैया सबसे बेस्ट गैस में क्या क्या हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें, उनमें से एक थी कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना होता है? बिल्कुल जीरो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम ही जीरो होता है। अब हमने क्या किया, रियल लाइफ में जो जो गैसेस मिली उन गैसेस की प्रॉपर्टीज को देखा और देखा कि जिनकी प्रॉपर्टीज आइडियल गैस से ज्यादा मेल खाएंगी, हम बोलेंगे ये वाली गैस कैसी है? ज्यादा अच्छी। और जिनकी प्रॉपर्टी आइडियल गैस से ज्यादा मेल नहीं खाती, हम बोलते हैं वो इतनी ज्यादा बेटर गैसेस नहीं है। तो आइडियल गैसेस को बस बनाया गया इसलिए ताकि और दूसरी गैसेस को कंपेयर करके बताया जा सके कौन सी गैस ज्यादा बेटर है और कौन सी गैस थोड़ी कम बेटर है। तो जिनकी प्रॉपर्टीज इससे ज्यादा मिलेगी उससे आप बोलोगे ज्यादा अच्छी गैस, और जिनकी प्रॉपर्टी इससे नहीं मिलेगी या कम मिलेगी तो आप बोलोगे वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए हम यहां पर पढ़ रहे कौन सी? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये बात समझ गए ना? अब इसको मुझे लिखवाना नहीं है, मुझे लगा था आपको ये पता होगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूं ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ के बारे में बात करते हैं। आप पहले हेडिंग लिखिए बॉयल्स लॉ, BOYLE इन्वर्टेड कॉमा S, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ किसी को याद है बॉयल्स लॉ क्या है? हाँ, प्रेशर नहीं। अच्छा चलिए मैं बताता हूं, सुनो। बॉयल्स एक अंकल का नाम था भाई, ठीक है। उन अंकल ने ये कहा कि अगर मान लीजिए, आवाज नहीं प्लीज, ये आपके पास इस तरीके का कोई भी एक सिलेंडर है, कोई नहीं, ध्यान से देख लो, आज मुझे नहीं लगता मैं ये ज्यादा पूरा करा पाऊंगा, बट गौर से देखना। इस सिलेंडर में मैंने ऊपर ना इस तरीके से एक पिस्टन लगा दिया और यहां पर ना एक हैंडल बना दिया। सबको पता है पिस्टन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर ना मैंने एक गैस को ला करके फिल कर दिया। फिलहाल के लिए हम ये सारी गैसेस क्या मान के चल रहे हैं? आइडियल गैसेस। अब भाई इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम। यही प्रेशर ऐसे लग रहा होगा ना इस पिस्टन के ऊपर भी, इधर भी और इधर भी, हर तरफ भी। जब हम लोगों ने एक काम किया, इस पिस्टन को नीचे की ओर दबाना शुरू किया, तो नीचे की ओर दबाने की वजह से इसका वॉल्यूम क्या होने लग गया? कम। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये गैसेस जो है वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगी इस कंप्रेशन के ऊपर या फिर इस पिस्टन के ऊपर, तो वॉल्यूम घटाने पर प्रेशर कैसा हो गया? ज्यादा। अच्छा, अगर मैं पिस्टन को पकड़ के ऊपर लेकर के जाऊं तो गैसेस आराम से फैल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है अभी भी प्रेशर ज्यादा लगेगा? अब प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो ये देखा कि भाई ये दोनों एक दूसरे के कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां से एक बात पता लगी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप टेम्परेचर को कैसा रखेंगे? बिल्कुल कांस्टेंट। अच्छा, इसे मैंने बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 1, इसी को बॉयल्स लॉ कहा जाता है। अच्छा, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट, और ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन में P। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आप इसे लिख सकते हैं P इंटू V बराबर में कांस्टेंट। तो कई जगह पर ऐसे लिखा आता है कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट at a constant temperature
ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस। कोई भी एक गैस है जिसका एक अमाउंट आपको दिया है, इसके अंदर मान लीजिए भर दीजिए, और उसका टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रखेंगे तो उसका वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घट जाएगा, और प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप लिखिए इसके बारे में। इट स्टेट्स दैट the volume of a given mass the volume of a given mass the volume of a given mass of a gas the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant. Provided the temperature remains constant. Full stop. अब आप इसे लिख लीजिए जो बोर्ड पर मैंने लिखा है। लिख लिया सभी ने इसको। अब नेक्स्ट कौन सा वाला लॉ रह गया, चार्ल्स लॉ। हेडिंग लिख लीजिए चार्ल्स लॉ। आप सुनिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चले आगे, ये कर लिया सबने कंप्लीट, और इसे फर्स्ट लिख लेना, स्टेटमेंट फर्स्ट, हम इसको अभी यूज करने वाले। अब हम आते हैं नेक्स्ट चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखें, यानी कि आप प्रेशर में छेड़छाड़ ना करें, तो जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। और याद रखना ये जो टेम्परेचर होगा वो सब एसआई यूनिट में होगा, यानी कि किस में ले रहे हैं, केल्विन में। ये केल्विन में ही होगा ऑलवेज, तो दिस इज इन केल्विन। और केल्विन वाले टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अभी मुझे इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में बहुत कुछ बताना है जो आज की क्लास में या मे बी अगली क्लास में बताऊंगा। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट नंबर 2। मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरीके का कोई भी एक वेसल है, कोई भी एक बर्तन है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना कि भाई आपने एक बर्तन लिया, उसके अंदर दूध डाल दिया मान लीजिए, और दूध को फिर आपने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ऊपर से कोई बताएगा कौन सा प्रेशर लग रहा है? ओके, क्या आपके दूध के गर्म करने से आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर बदल देते हो क्या? नहीं, वो कैसा रहता है, सेम तो हो गया ना, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन जब आप इसे गर्म करते जाते हो तो इसमें से ना भाप भी निकलती है, या मान लो दूध के बजाय आप पानी लो, वो गर्म करो, तो अक्सर क्या होता है, ये धीरे धीरे ना दूध कहते हैं कि भाई देखते रहना कहीं बाहर निकल के गिर ना जाए, उबल ना जाए। इसका मतलब आप क्या बढ़ाते जा रहे हो, हीट दे करके इसका टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम। इसका मतलब ये पता लगा कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। लेकिन ऐसा तब होगा जब प्रेशर कैसा रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। मान लो कोई ढक्कन रख के प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो जो चीज फैलने वाली है आपने ज्यादा प्रेशर बढ़ा के उसको फैलने से रोक दिया, तब ये चीज वैलिड नहीं है। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर केल्विन में ही लोगे, सेल्सियस में नहीं लेना। बस इसी को बोलते हैं चार्ल्स लॉ। आप लिखिए इसके बारे में। इट स्टेट्स दैट at constant pressure the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. अब देखिए, अगर ये प्रोपोर्शनल है, आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पर क्या लगेगा, एक कांस्टेंट।
और कांस्टेंट के साथ इनटू में टी। आप इस टी को नीचे ले आइए तो आप लिख सकते हो v अपॉन टी इज इक्वल टू क्या बचेगा, कांस्टेंट। तो कई लोग बोलते हैं सर चार्ल्स लॉ होता है v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और बॉयल्स लॉ में pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप इसे लिख लीजिए पूरा। लिख लिया भाई, यहाँ तक सबने क्लियर हो गया, सबको कंप्लीट यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, जो ये फर्स्ट और सेकंड है ना, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो लिखिए जरा कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। चुप हो जाइए भाई, ध्यान से सुनिए, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, फर्स्ट में हमने क्या देखा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, और सेकंड में v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। यही चीज़ तो पढ़ी थी हमने, और मैंने दोनों को कंबाइन करके इकट्ठा ऐसे लिख दिया। और ये लिखने के बाद v की जगह v, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, तो ये हो गया kt अपॉन में p। और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा pv बराबर में kt, और k क्या है, कांस्टेंट। और जब हमने k को ढूंढना शुरू किया कि आखिर ये k है क्या, तो k बराबर में रिजल्ट आया म्यू इंटू में r, और यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया pv इज इक्वल टू में म्यू आर टी। अच्छा, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में ना म्यू के बजाय n का इस्तेमाल करते हैं, वेयर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, और केमिस्ट्री में n। तो फिजिक्स के अंदर आप पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैंने फिजिक्स के हिसाब से यूज किया, दिस इज pv इज इक्वल टू म्यू आर टी, वेयर म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सैंपल ऑफ अ गैस एंड r इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 8.31, जिसको हम अभी लिख लेंगे। आप पहले इसे लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने यहां तक? अब नीचे लिख लीजिए, वेयर म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, वेयर म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स in the sample of gas and R is called universal gas constant. R is called universal gas constant. और इसकी वैल्यू पता है किसी को, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। एक मिनट मेरी बात सुनना, ये आप तो लिख लो, यहां पर ध्यान देना जरा सब लोग। किसी को याद है हमने ना पिछले वाले चैप्टर में P इंटू वी ना वर्क के बराबर पढ़ा था, याद है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या था, वर्क। प्रेशर एनर्जी जब पढ़ा था तो वर्क है। अगर मैं यहां से R को निकालूं, R को, तो R बराबर PV अपॉन में कितना आ जाएगा, R की वैल्यू म्यू इंटू में T। अच्छा, PV वर्क है तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। नीचे मोल्स हैं तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पर मोल। और ये टेम्परेचर है तो इसकी यूनिट क्या होगी, SI, केल्विन, इसलिए इसकी SI यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन। ध्यान रहेगी बात सभी को ना? आप इसे लिख लीजिए। अब R को लिख लिया सभी लोगों ने? अब तनिक काम की बात पर ध्यान दीजिएगा। यहां तक की चीजें तो हमने डिस्कस कर ली भाई, अब चुप रहना। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। नीचे लिख लीजिए, अबव इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। अबव इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, above equation is known as ideal gas equation। चलो भाई, अब ना मेरी बात गौर से सुनना और तसल्ली से समझना। आखिरी चीज़ है, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना भाई।
केमिस्ट्री में भी काम आएगी, फिजिक्स में भी काम आएगी, और वाइवा में तो पूछते ही पूछते हैं भाई। ठीक है, देखो आप लोगों ने अभी अभी इस चीज़ को देखा भाई, ध्यान देना सब लोग। एज जैसा कि हमने ये पढ़ा कि PV इज इक्वल टू में म्यू आर टी है। अच्छा मान लो मैंने ना कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस किसी कंटेनर में ले लिया, कुछ भी कितना भी मैंने ले लिया। अच्छा अब वो जो गैस है उसका कोई वॉल्यूम वैसे ना फिक्स नहीं हो सकता, आप उसे जिस कंटेनर में डाल के पैक कर दोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बिल्कुल फिक्स्ड। अच्छा जितना भी आपने वॉल्यूम लिया उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैसे रहेंगे, बिल्कुल फिक्स्ड। आर फिक्स्ड है क्योंकि वो क्या है, गैस कांस्टेंट। आपने फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लिया है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, फिक्स्ड। और अगर आप लोग मान लीजिए कि यहां पर वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं, इफ वॉल्यूम इज इक्वल टू में कांस्टेंट, मैं गैस का वॉल्यूम बार बार चेंज नहीं होने दे रहा, तो आप सीधा सीधा बोलोगे सर म्यू और आर तो पहले से कांस्टेंट थे, वॉल्यूम को आपने रोक दिया, फिक्स कर दिया। मान लीजिए अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो अब आप बोलोगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ऐसा ही तो होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम लोगों ने ना एक काम किया, इसका ना एक ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने एक ग्राफ प्लॉट किया किसके किसके बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। बिल्कुल ध्यान से देखना भाई सब लोग, जब हमने टेम्परेचर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरीके से एक एक्सिस पर प्रेशर को रख दिया गया और एक एक्सिस पर टेम्परेचर को रखा गया, और जो टेम्परेचर हमने यहाँ रखा वो सेल्सियस में ही रखा। तो मान लीजिए ये रहा आपके पास टेम्परेचर T और वो रख दिया मैंने किसमें, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेंटीग्रेड, आप कुछ भी बोल दीजिए। और उसके बाद से इस जगह पर हमने किसको प्लॉट किया, प्रेशर को। जब हम लोगों ने सेल्सियस का टेम्परेचर 0 डिग्री रखा, 0 डिग्री टेम्परेचर, तो गैस का 0 डिग्री टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहा होगा। तो मान लेते हैं जो थोड़ा बहुत प्रेशर रहा होगा वो यहां पर था, इतना प्रेशर था। ऐसे होगा ना 1 2 3 4 ऐसे तो लिखे होते हैं ग्राफ पर नंबर। मान लो 0 टेम्परेचर पर प्रेशर की वैल्यू 8 या 10 थी फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो यहां पर 0 टेम्परेचर पर इतना प्रेशर रहा होगा। तो मैंने एक काम किया, इस चीज को ना इस तरह से ग्राफ को बनाना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए प्रेशर की वैल्यू बढ़ती चली गई। तो हमारा ग्राफ ना कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट हो गया, और ऐसा ग्राफ बन करके आया जो हमें ये दिखा रहा है कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस का प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट में सच में चेक भी किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर सच में बढ़ने लग गया। उन्होंने बोला अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो प्रेशर घटेगा। और उन्होंने इस ग्राफ को पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब सच में टेम्परेचर ना घटाने के बजाय इस चीज को, ट्रेंड को देखा कि भैया टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं ऐसे उल्टा चलना स्टार्ट करूं और टेम्परेचर घटाना शुरू करूं तो उस हिसाब से तो प्रेशर भी क्या होना शुरू होगा, घटना स्टार्ट होगा। और सच में ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने इस ग्राफ को पीछे की ओर डॉटेड लाइन में मिलाया, और मिला करके आते आते वो यहां तक आकर के मिल गए। और उन्होंने बोला इसका मतलब यहां से टेम्परेचर घटाता गया, प्रेशर कम होते 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 यहां तक पहुंच गया, और एक ऐसा पॉइंट उनको मिल गया जहां पर गैस का प्रेशर ही कितना हो गया, 0। और जिस जगह पे गैस का प्रेशर 0 हुआ उस टेम्परेचर को इन्होंने नापा तो वो टेम्परेचर मिला 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर उनको मिला कि भैया इस टेम्परेचर के ऊपर ना प्रेशर की वैल्यू बिल्कुल ही खत्म होकर कितनी हो गई, 0। और जब इस टेम्परेचर पर उन्होंने गैस को देखा तो गैस भी गायब हो गई, मतलब पूरी की पूरी गैस ना ठंडी होते होते सिकुड़ के उसका वॉल्यूम ही खत्म हो गया, और पूरी की पूरी गैस का वॉल्यूम भी कितना निकल के आ गया, 0। इसका मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर था जहां पर प्रेशर भी गैस का 0, वॉल्यूम भी गैस का 0। अब बात ये थी आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 0 से भी काफी नीचे है, नेगेटिव टेम्परेचर है। इस टाइम पर आप एक बात बताइए, गैस को गर्म करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और हीट एनर्जी मिलेगी तो वो तेजी से मूव करेंगे ऊपर नीचे। लेकिन अगर आप गैस को ठंडा करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स में से आप एनर्जी क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी होगी तो वो धीरे धीरे घूमेंगे, उनका वॉल्यूम कम, आप और ठंडा करो और ठंडा करो और ठंडा करो, और उसके बाद ना इन्होंने इतनी सारी एनर्जी उसमें से निकाल दी, उसका टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ही खत्म हो गई। अब वो मोशन करना ही बंद कर दिए, यहां सारे के सारे गैसेस के मॉलिक्यूल का मोशन ही क्या हो गया, स्टॉप। प्रेशर क्यों होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, रास्ते में आने वाली चीजों से, कंटेनर से जैसे ही टकराते हैं तो कंटेनर के ऊपर क्या लगता है, प्रेशर। लेकिन टकराने के लिए उन्हें चलना पड़ेगा ना, इस टेम्परेचर पर तो एनर्जी खत्म कर दी, पूरे का पूरा मोशन ही बिल्कुल रुक गया, और मोशन रुक गया इसलिए प्रेशर भी 0 हो गया और वॉल्यूम भी क्या हो गया, 0। साइंटिस्टों ने सोचा चलो एक काम करते हैं और टेम्परेचर घटाने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने, यहां पे ग्राफ की बात कर रहा हूं, जब सोचा कि टेम्परेचर और कम करें तो उन्हें पता लगा भैया प्रेशर घटाते घटाते 0 हो गया, वॉल्यूम भी घटाते
घटाते जीरो हो गया, तो ऐसे तो अगर मैं टेम्परेचर और कम करूंगा तो अब तो प्रेशर और कम होने का मतलब प्रेशर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, वॉल्यूम भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो उन्होंने बोला भैया प्रेशर और वॉल्यूम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब आप इससे कम टेम्परेचर पर नहीं जा सकते। और तब साइंटिस्टों ने बोला ये दुनिया का सबसे छोटा टेम्परेचर है, इससे छोटा टेम्परेचर आज तक एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता। और इसी टेम्परेचर को एक अंकल ने नाम दे दिया 0 केल्विन, और इसी को बोला गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मींस 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां से पता लगा, इसीलिए हमने ना केल्विन को ही बोल दिया कि हम लोग ना अपनी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर किसको ऐड कर लेते हैं, टेम्परेचर को, और टेम्परेचर को भी किसका, केल्विन यूनिट को यूज करते हैं, किसकी तरह, एसआई की तरह। इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड 0 केल्विन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो, और इसी स्केल को बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। मीनिंग समझ गए सब लोग? इसका मतलब सबसे लोवेस्ट अटेनेबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन। कई बार टीचर वाइवा में पूछते हैं इससे नीचे नहीं जा सकते, तो आप बोल देना सर अगर इससे भी नीचे गए तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इससे छोटा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। मीनिंग क्लियर है सभी लोगों के लिए? ये सब बातें सबको समझ में आई ना? अब सबसे पहले ना आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में लिखवाता हूं। हो गया भाई यहां तक सबको क्लियर? अब नीचे इसके बारे में आप लिखना शुरू कीजिए। हेडिंग नहीं, इसी के बारे में ही लिख रहे हैं हम। लिखिए व्हेन दिस ग्राफ इज एक्स्ट्रापोलेटेड, मतलब इसे पीछे की ओर बढ़ाया गया। व्हेन दिस ग्राफ इज एक्स्ट्रापोलेटेड, कॉमा, it meets the temperature axis, it meets the temperature axis at -273.15 degree centigrade, -273.15 degree Celsius या centigrade, full stop. Kelvin called this value of temperature as absolute zero, ब्रैकेट में लिखिए 0 K यानी कि 0 केल्विन, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज at this temperature, pressure P of the gas would reduce to zero, Obviously the volume would also become zero. Full stop. If we were to imagine going below this temperature, comma,
वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी नेगेटिव, वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी नेगेटिव, वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी नेगेटिव, volume of gas would be negative, full stop, sorry, comma, which is impossible, which is impossible. That suggests that the lowest attainable temperature is absolute zero, is absolute zero. Full stop. This scale of temperature is called absolute scale or Kelvin scale, is called absolute scale or Kelvin scale. अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे लिख लेना, फिर आज की क्लास यहीं पर फिनिश। ओके, मुझे एक बात बताओ, ये जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं, आवाज़ नहीं भाई, प्लीज़ ध्यान से सुनना, तसल्ली से समझना, ये सेल्सियस में है, राइट? और केल्विन में कितना होगा? 0 केल्विन। मुझे ये बताओ, सेल्सियस में गौर से देखना, कितना ऐड करूं ताकि वो 0 के बराबर आ जाए? इतना ही ऐड कर दो ना। इसका मतलब इससे पता लग रहा है सर सेल्सियस में ना अगर -273.15 में प्लस का 273.15 ऐड कर दोगे तो ये खुद को क्या बना लेगा? 0 केल्विन। तब से पता लग गया कि आप लोग ना सेल्सियस में ऐड कर दीजिए 273.15, अपने आप ही आपका टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? केल्विन में। और यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया किसके बीच में? सेल्सियस और केल्विन के बीच में। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने एक रिलेशन भी पढ़ा था, वो क्या था? दैट इज TC अपॉन में क्या था? 100 इक्वल टू में क्या लिखा था? TF माइनस 32 अपॉन में 180। अब एक काम करते हैं, ये जो TC आप देख रहे हैं, इस TC की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना, इसको उधर भेज दो तो आ जाएगा। तो मैंने TC की वैल्यू निकाली और यहाँ रख दिया, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? दिस इज TK माइनस 273.15 और TC की जगह, और नीचे जो 100 था वो 100 की जगह 100। तो ये लो जी, ये एक रिलेशन आ गया तीनों टेम्परेचर स्केल्स के बीच में। आपको जो भी टेम्परेचर पता है, तो आपको अगर TC पता है तो TF और TK निकाल सकते हो, TK और TF पता है, क्या कोई भी एक पता है तो आप बाकी दो कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप इसे लिख लीजिए। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त।